नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के टॉपिक आए हैं इतिहास। हिस्ट्री से नोट्स को बनाया हूं और इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा वीडियो देखिए लंबा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी अनुसार आए हैं। देखिए लिखा है, पहला मेरा क्वेश्चन ये बनता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आएगा आपको तो लाइक करिएगा। अगर यदि आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो पहली बार टॉपिक हमारी यहां से आ जाती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, लिखा है ना, इतिहास जानने के प्रमुख ये जो स्रोत ये कौन कौन से हैं। तो यहां पर होता है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत 4 स्रोतों से हमें मिलता है। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से। पहला क्या होता है? धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जान लीजिए कि वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। वेदों की कितनी संख्या है? 4। और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। पहली बात हम लोग बातें आते हैं कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद ये जान लीजिए कि पहला अगला क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के पुरोहितों को क्या कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद के पुरोहितों को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहितों को ओटा कहते हैं, जिसको होत्र भी कहता है। क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पुरोहितों क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। और याद रखिए, नोट रखिए कि ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 क्या है? 1028 आपके क्या है? सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और ये पूछेगा कि ऋग्वेद में आपसे पूछ सकता है कि मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600। कितनी है? ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो कितना है? 10,600 है। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है ये पूछ सकता है कि किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सामवेद के पुरोहितों को क्या कहते हैं। सामवेद के पुरोहितों को क्या कहते हैं? तो देखिए, सामवेद के जो पुरोहितों को बोलते हैं उद्गाता या उद्धातु कहते हैं। और ये देखिए, ये जो सामवेद है, सामवेद के प्रमुख जो देवता है संविता। सामवेद के जो प्रमुख देवता है संविता, वो कौन सा है? सूर्य है। सामवेद के जो प्रमुख देवता है वो संविता कौन है? सूर्य है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला ये आ जाता है, और कौन सा? सामवेद के जो उपवेद होता है उसका, सामवेद का जो उपवेद होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो सामवेद का जो उपवेद वो कौन सा है? गंधर्व वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद है। और आ जाते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? तो यजुर्वेद होता है कि यजुस। देखिए, यजुर्वेद का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यजुस प्लस वेद। तो यजुस का मतलब होता है यज्ञ से। यजुस का मतलब क्या होता है? यज्ञ। तो यह है कि यजुस का मतलब यज्ञ से होता है। इसके पुरोहितों को क्या बोलते हैं? अधर्वयु बोलते हैं, अधर्वयु कहते हैं। और ये जो है यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो इसमें क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसके उपवेद को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद कहते हैं। और ये क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा क्या होता है? शुक्ल यजुर्वेद। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद क्या होता है? कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों को बोला नहीं जाता। जो कृष्ण यजुर्वेद होता है उसको मंत्रों को क्या कहा जाता है? उसको बोला नहीं जाता है, अपितु इसकी व्याख्या होती है। इसको बोला नहीं जाता है, इसकी क्या होती है? व्याख्या की जाती है। और शुक्ल यजुर्वेद क्या होता है? शुक्ल यजुर्वेद में ये क्या है कि अथर्वा ऋषि द्वारा इसके उपवेद को सिल्क वेद के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है इसको लिखा किसने है? शुक्ल वेद को अथर्वा ऋषि ने। तो ये है अथर्वा ऋषि द्वारा इसके वेद को सिल्क वेद के नाम से जाना जाता है। इसको पुरोहितों को क्या बोलते हैं?
इसके पुरोहितों को ब्राह्मण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसके पुरोहितों को ब्राह्मण कहते हैं। अब आता है आपका अरण्य साहित्य। क्या आता है? अरण्य साहित्य। तो अरण्य मीन्स होता है, देखिए, जंगल। अरण्य मीन्स होता है जंगल। तो अरण्य की संख्या जो है अरण्य साहित्य की, वो क्या है? 7 है। कितनी है? अरण्य साहित्य की जो जनसंख्या है वो क्या है? 7 है। और उपनिषदों को और याद रखिए, आपसे पूछ देगा उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की जो संख्या है, उपनिषदों की संख्या वो कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। और भारत का आदर्श वाक्य, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का आदर्श वाक्य क्या होता है। तो जो भारत का आदर्श वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। और ये कहां से लिया गया है? ये जो लिया गया है आपका कहां से है? मुंडको उपनिषद से। भारत का जो आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है, और ये कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आपसे पूछ देगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो ये जान लीजिए कि वेदांग जो होता है, वेदांग की जो संख्या होती है कितनी होती है? 6 होती है। वेदांग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विष्णु जी के दशावतार की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? विष्णु जी के दशावतार की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो विष्णु जी के जो दशावतार की जानकारी होती है वो कहां से हमें प्राप्त होती है? मत्स्य पुराण से। कहां से? मत्स्य पुराण से। और आपसे अगला क्वेश्चन था, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? देखिए, पुरुषार्थों, देखिए इसका मतलब होता है पुरुष प्लस अर्थों, पुरुष के अर्थ। तो पुरुषार्थों की जो संख्या होती है वो कितने होती है? 4 चीजों से होता है। पुरुषार्थों की जो संख्या है कितनी है? 4 है। पहला क्या है? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। पुरुषार्थों की जो संख्या है वो 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 16 संस्कार की जानकारी कहां से मिलती है? जो 16 संस्कार की जानकारी, देखिए 16 संस्कार का मतलब होता है कि जन्म से, जब जन्म से लेकर के, वो भी जन्म कहां से? जब आदमी गर्भ में रहता है, तो गर्भ से लेकर के उसकी मृत्यु तक, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, तो वो कहां से मिलती है? आपकी स्मृतियों से मिलती है। कहां से मिलती है? स्मृतियों से। 16 संस्कार की जो जानकारी होती है हमें स्मृतियों से मिलती है। और स्मृति में यह लिखा रहता है कि आपका गर्भाधान से मृत्यु तक, कहां से? गर्भ में जब आप जन्म लेते हैं उस समय से आपकी मृत्यु तक जानकारी आपको मिलती है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत हमारा आ जाता है। साहित्यिक स्रोत से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखिए साहित्यिक स्रोत क्या होता है? देखिए साहित्यिक स्रोत में होता है कि देखिए ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोतों से कैसे? देखिए ताड़पत्र मतलब कुछ चीज ऐसे है कि कहीं पर मतलब कोई लेख है, कोई अभिलेख बना हुआ है, उस पर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के रहन सहन के बारे में पता चलता है कि उसमें खान पान, रहन सहन कैसा था। तो वही बात है। देखिए धार्मिक साहित्य, जो धार्मिक साहित्य है हमारा क्या है? पुस्तक। धार्मिक साहित्य में पुस्तक में वो क्या है? पहला वेद है, दूसरा रामायण एवं महाभारत है। ये धार्मिक साहित्य से जो हमें जानकारी मिलती है, वेद से मिलती है, रामायण एवं महाभारत से मिलती है, जैन एवं बौद्ध साहित्य से, जातक कथा से, ये सब हमको जानकारियां मिलती हैं। तो यहां से देखो क्वेश्चन बनता है, लिखा है कि सत सहस्त्र संहिता किसे कहते हैं? पूछ जाता है क्वेश्चन कि सत सहस्त्र संहिता किसे कहते हैं? सत सहस्त्र संहिता किसको बोलते हैं? महाभारत को बोलते हैं। सत सहस्त्र संहिता किसको बोलते हैं? महाभारत को बोलते हैं। अब पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत के लेखक, तो महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेद व्यास जी थे। महर्षि वेद व्यास जी थे। अब लिखा है कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसको बोलते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, तो इसको बोलते हैं कि रामायण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रामायण को कहते हैं चतुर्विंशति। देखिए चतुर्विंशति का मतलब होता है, देखिए 24, विंशति मतलब 100, चतु मतलब 24, विंशति, विंशति मतलब विन प्लस सति, 24 विंशति मतलब कि 24,000 सहस्त्री, विंशति 24,000 सहस्त्री संहिता किसको बोलते हैं? रामायण को कहते हैं। और क्वेश्चन बताओ रामायण के लेखक कौन है? रामायण के जो लेखक हैं, देखिए रामायण के जो लेखक थे कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। महर्षि वाल्मीकि जी थे। और इस रामायण को हिंदी में रचना किसने किया था? तो तुलसीदास जी ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि रामायण एवं महाभारत काल विवरण किसके विषय में किया गया है?
रामायण एवं महाभारत काल का जो विवरण है किसके विषय में किया गया है? तो उसका आंसर यह होता है कि रामायण एवं महाभारत काल का जो विवरण होता है तत्कालीन समाज के विषय में। किसके लिए किया गया है? तत्कालीन समाज के विषय में किया गया है। और आपका लिखता है ऐतिहासिक लौकिक साहित्य। ऐतिहासिक लौकिक साहित्य, तो धर्मेंद्र साहित्य की जो पुस्तक है पहला क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो अब यहाँ पे अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? ये चाणक्य। तो अर्थशास्त्र जो होता है चाणक्य द्वारा रचित भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ है। ये भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ है जिसको रचना किसने किया था? चाणक्य ने। तो चाणक्य द्वारा रचित भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ है। ये क्या है? मगध के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक स्थिति का के काल का विवरण दर्शाया गया है। चाणक्य ने क्या किया था कि मगध साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक स्थितियों के काल का जो विवरण को उसने क्या किया था? दर्शाया था। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या थी? तो जो मुद्रा राक्षस था वो किसका था? विशाख दत्त। किसकी? विशाख दत्त द्वारा रचित मगध साम्राज्य के, वो था विशाख दत्त द्वारा रचित मगध साम्राज्य के नंद वंश का अंत एवं मौर्य समाज या मौर्य समाज के वंश की स्थापना के बारे में बताया था। विशाख दत्त ने क्या बताया था कि जो था कि मगध साम्राज्य का जो नंद वंश था उसका अंत कैसे हुआ और मौर्य समाज, ठीक है, मौर्य वंश की जो स्थापना कैसे हुई उसके बारे में मुद्रा राक्षस में बताया गया है। और अगला क्या है? हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र की रचना किसने किया है? हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने किया गया था। और बाणभट्ट का संस्कृत में लिखा गया गद्य है। इसकी रचना बाणभट्ट ने किया था, लेकिन उसको किस चीज में लिखा गया है? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में लिखा गया है। क्या है? गद्य है। ठीक है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ द्वारा। ये किसकी है? कल्हड़ की रचना है। तो राजतरंगिणी क्या है? कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। ये किसके बारे में है? कश्मीर की कल्हड़ ने कश्मीर की राजनैतिक तरंगिणी व्यवस्था के बारे में बताया है। और देखिए क्या है कि देखिए अब आप कर लीजिएगा, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? कल्हड़ नहीं, विल्हड़ थे। विल्हड़ देव जिनको बोलते हैं वो कौन थे? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? विल्हड़ देव। अब देखिए पृथ्वीराज विजय किसकी है? पंडित जैनाक। इसके क्या थे? लेखक थे। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, तो उन्होंने क्या दिया? देखिए यूनानी रोमन लेखक यात्री और चीनी लेखक दो आए थे। एक यूनानी रोमन लेखक थे और कौन थे? चीनी लेखक थे। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन थे? देखिए यूनानी रोमन लेखक में 3 विदेशी यात्री आए थे। एक टेसियस था, दूसरा हेरोडोटस था, तीसरा कौन था? मेगास्थनीज, जो क्या था? यूनानी का राजदूत था। तो टेसियस क्या था? ईरानी राजवैद्य था। कहाँ का? देखिए ईरानी का। ईरानी ये राजवैद्य था जिसमें उसने उच्च अधिकारियों से भारत के इतिहास को सुनकर लिखा था। जो टेसियस था वो क्या था? ईरानी राजवैद्य था जिसने अपने उच्च अधिकारियों से, उसके जो उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि भारत के इतिहास के बारे में बताया। तो वो जो सुना उसी के बारे में क्या करिए? सुन करके लिखा। अब हेरोडोटस कौन था? तो इतिहास के जन्मदाता। देखिए इतिहास के जन्मदाता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को भी माना जाता है। तो इतिहास के जो जन्मदाता थे कौन थे? हेरोडोटस हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? रोम के रहने वाले थे। कहाँ के? रोम के रहने वाले थे। अब 5वीं शताब्दी में इन्होंने भारत और फारस के संबंध में बताया। इन्होंने 5वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया? भारत और फारस के संबंध के बारे में बताया। ये क्या थे? ये जो थे, अगर आपसे पूछ सकता है कि फारस कब आए थे, तो लिख सकते हैं कि फारस क्या थे? सिकंदर के पहले आए थे। ये सिकंदर के पहले आए थे। और सिकंदर के समकालीन लेखक का नाम, जो सिकंदर के समकालीन लेखक का नाम वो था निर्याक ओस्टेबोलास। वो कौन था? निर्याक ओस्टेबोलास था। सिकंदर के बाद कौन था? मेगास्थनीज आया था। सिकंदर के बाद कौन सा लेखक आया था? मेगास्थनीज आया था। अब देखिए मेगास्थनी कौन था? मेगास्थनी जो क्या था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? वो राजदूत था। और सिकंदर का क्या था? सिकंदर का सेनापति था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? मेगास्थनीज ने इंडिका
इंडिका पुस्तक रचना की क्या की थी, रचना भी की थी। और वो क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये कहाँ था, ये मेगास्थनीज जो था इंडिका पुस्तक की रचना की थी और किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या था, ये आया हुआ था। और इंडिका, ये जो इंडिका पुस्तक उन्होंने लिखी है, इससे क्या है, इसमें क्या खासियत है, तो इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के सभी चीजों का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। किस हिसाब से, क्रमबद्ध। इंडिका जो पुस्तक है वो क्या है कि मौर्य साम्राज्य के सभी चीजों का क्रमबद्ध रूप से क्या होता है, विवरण होता है। अब देखिए निम्न राजदूतों के नाम, जैसे देखिए डाइमेकस था। डाइमेकस कौन था, डाइमेकस कौन था, बिंदुसार का राजदूत था, बिंदुसार का राजदूत था। और डायनोसियस, डायनोसियस जो था वो क्या था, अशोक का क्या था, राजदूत था। डाइमेकस बिंदुसार का राजदूत था और डायनोसियस अशोक का राजदूत था। अब देखिए चीनी लेखक, चीनी लेखकों में की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से, फाहियान था, वेनसांग था और फिशिंग था। कौन था, फिशिंग। तो फाहियान कौन था, देखिए फाहियान का जन्म चीन के वायुवांग जगह पर हुआ था। कहां पर, वायुवांग जगह पे हुआ था। और यह 375 ईस्वी में लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किससे, 375 ईस्वी में। फाहियान का जन्म चीन में हुआ था और यह 300 वायुवांग में, और यह 375 ईस्वी में लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और यह क्या था, इन्होंने चीन के शासन से अपनी यात्रा, इन्होंने चीन के रानसन में से अपनी यात्रा प्रारंभ की, जहां इन्होंने पहली बार 400, जब प्रारंभ किया था उन्होंने क्या देखा था, 400 बौद्ध भिक्षुओं को देखा। फाहियान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फाहियान जो था वो क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह पुस्तकली पहुंचे, वह पुस्तकली पहुंचता है और वहां से फिर तक्षशिला जाता है। पुस्तकली के बाद कहां जाता है, तक्षशिला। और तक्षशिला को क्या सिरकरा के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला को सिरकरा के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तकली में महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखों का दान किया था। पुस्तकली में उन्होंने क्या किया था, महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखों का क्या कर दिया था, दान किया था। और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला अपने समय के बौद्ध धर्म के क्या थे, विश्वविद्यालय थे। कौन कौन, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये अपने समय क्या थे, बौद्ध धर्म के क्या थे, विश्वविद्यालय थे। और अगला क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि चाणक्य का नाम कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त क्यों पड़ा। चाणक्य का जो नाम था वो क्या था, कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त क्यों पड़ा, भाई कुछ कारण रहा होगा तब तो आदमी का नाम बदल देता है। तो देखिए चाणक्य का नाम कौटिल्य इसलिए पड़ा कि वह कौटिल्य वंश का था। वो कहा था, कौटिल्य इसलिए था कि वो किस वंश का था, कौटिल्य वंश का था। और पिता चाणक्य के नाम पर ही उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। किसके, उनके पिता का क्या नाम था, चड़क, उनके पिता का चड़क नाम था, इसलिए उसका नाम क्या था, उसे चाणक्य भी कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय, किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करते क्या रख दिया, विष्णुगुप्त रख दिया। चाणक्य को ही क्या, मगध साम्राज्य का निर्माण किया। चाणक्य ने ही जो था वो क्या किया था, मगध साम्राज्य का क्या किया था, निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, वेनसांग। तो वेनसांग किसके शासनकाल में और कब भारत आया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में और कब भारत आया। तो वेनसांग जो था देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में सन 29 वर्ष की अवस्था में। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 29 वर्ष की अवस्था में लगभग 629 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। लगभग 629 ईस्वी में वो क्या किया था, भारत आया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेनसांग किन रास्तों से होता हुआ भारत पहुंचा। तो वेनसांग क्या हुआ था, समरकंद, समरकंद जिसको बोलते हैं गांधार, समरकंद गांधार से होते हुए चंद्र की भूमि पहुंचा था। वो कहां से, समरकंद गांधार से होते हुए चंद्र की भूमि पहुंचा था। अब देखिए लिखा है कि नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार किस चीनी को कहा जाता है, तो वेनसांग को कहा जाता है। क्योंकि वेनसांग कितने वर्ष में, 9 वर्ष, 29 वर्ष की अवस्था में आया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में इसलिए क्या हुआ था, बोला जाता है कि चीनी का, नीति का पंडित, यात्रियों के राजकुमार किस चीनी लेखक को कहा जाता है। तो अगर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, वेनसांग को। आपसे पूछ सकता है किन्हीं 2 चीनी लेखक के नाम बताइए, चीनी लेखक के नाम बताइए। तो वो क्या था,
एक इतसिंग था और दूसरा क्या था, चाउजू कुआं। एक इतसिंग और दूसरा, एक क्या था, इतसिंग था और दूसरा चाउजू कुआं। और ये दोनों जो थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। ये दोनों जो थे क्या थे, बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। और पूछ सकता है फाहियान की पुस्तक जिसमें भारतीय इतिहास का वृत्तांत लिखा गया है, क्या नाम है। फाहियान की पुस्तक जिसमें, मतलब वह पुस्तक का नाम बताना है कि जो जिसमें क्या भारतीय इतिहास के वृत्तांत लिखा गया है, क्या नाम है। तो उसका नाम था सीयुकी। क्या नाम था, सीयुकी पुस्तक का नाम है। और इसमें हर्षवर्धन का मुख्य रूप से क्या किया गया है, किसका, हर्षवर्धन का मुख्य रूप से क्या किया गया, वर्णन किया गया है। जो कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। जो कि कहाँ का शासक था, कन्नौज का था। और पूछ सकता है किन्हीं दो धार्मिक परिषदों का नाम बताइए। तो दो धार्मिक दो परिषद थे, एक कन्नौज था और दूसरा क्या था, दो धार्मिक परिषद थे, एक कन्नौज था और दूसरा क्या है आपका, प्रयाग। अब देखिए अरबी लेखक, अरबी लेखकों का अगर आपसे नाम पूछ सकता है तो अरबी के लेखक कौन थे, अलबरूनी था, या इसको बोलते थे अबू रिहान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अबू रिहान भी बोला जाता है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि किस पुस्तक में भारतीय इतिहास के राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं की व्याख्या की गई है। तो किस पुस्तक में भारतीय इतिहास के राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं की व्याख्या की है, तो वो आता है आपका तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद में आपका क्या है, जो सर्वोपरि भी माना जाता है, वो क्या हुआ गया, उसमें भारतीय इतिहास के राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं की व्याख्या की गई है। अब देखिए तिथि निर्धारण, तिथि का निर्धारण कब होता है। तो देखिए चांद का घटता पक्ष और चांद का बढ़ता पक्ष तिथि निर्धारण है। चांद का घटता पक्ष और चांद का बढ़ता पक्ष क्या होता है, तिथि का निर्धारण होता है, जो कि 15 दिन का होता है। जो कितने दिनों का होता है, 15 दिनों का होता है। और 14 दिन यानी चतुर्दशी के बाद 15 दिन पूर्णिमा का अमावस्या आती है। कितने दिन का, 15 दिन। 15 दिन किसका, पूर्णिमा का या अमावस्या आती है। अब देखिए शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो शुक्ल पक्ष 14 दिन का होता है। अगर आपसे पूछ सकता है कि शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है, तो इसमें पूछ देंगे शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। और क्या है, चतुर्दशी के बाद जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होती है। चतुर्दशी के बाद जिस दिन चांद क्या होता है, पूरा हो जाता है, उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है। चांद पूर्णिमा के दिन चांद क्या होता है, पूरा एकदम दिखाई देता है। और कृष्ण पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष इसे अंधेरे के पक्ष से नाम से भी जाना था। कृष्ण पक्ष में एकदम अंधेरा, काली रात रहती है, तो वही लिखा है कि इसे अंधेरे के पक्ष के नाम से भी क्या जानते हैं। और इसमें क्या है, इसमें 14 दिन के बाद 15वें दिन चांद पूरा नहीं होता है। इसमें क्या, 14 दिन का 15वें दिन क्या होता है, चांद पूरा नहीं होता, तो वह क्या होती है, अमावस्या होती है। क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात होती है। इसी दिन क्या होता है कि ये भगवान श्री कृष्ण क्या जन्म हुआ था एकदम काली रात को, तो उन्होंने वसुदेव जी उनको क्या नदी उदी में लेकर के गए थे। अब देखिए अब आता है दूसरा, हम लोग चैप्टर आ जाते हैं कि मानव, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का प्रारंभ हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव, कैसे जीव, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों का क्या हुआ था। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा आ जाता है इस प्रकार के, और बहुकोशिकीय में जैसे आपका मानव हो जाता है, इस प्रकार के जीवों का शुरुआत में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब उसको बोलते हैं पूर्व कैम्ब्रियन युग। ठीक है, तो पूर्व कैम्ब्रियन युग क्या होता है कि पोलियोजोइक महाकल्प, जो क्या होता है इसको पैलियोजोइक महाकल्प। इसमें 6 कल्पों में, इसे क्या होता है 6 कल्पों में क्या किया गया है, 6 कल्पों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। इस कल्प को क्या लिखे हैं, डियोनियस कल्प, मछलियों के युग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, डियोनियस। इस कल्प को डियोनियस कल्प, मछलियों के युग से भी क्या करते हैं, जानते हैं। मिसोजोइक, अब दूसरा क्या जाता है आपका, मिसोजोइक। इसे कल्पों में बांटा गया है। इस युग में देखिए इसे कितने कल्पों में बांटा गया है, इसे 4 कल्पों में बांटा गया है। इस युग में सरीसृप एवं डायनासोर युग के नाम से जानते हैं। इस युग को, जो मिसोजोइक युग था, इसे 4 कल्पों में बांटा गया, और इस युग में सरीसृप एवं डायनासोर युग के नाम से भी जानते हैं। इसे सरीसृप और डायनासोर युग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प
जिसको बोलते हैं प्लासोन युग, क्या बोलते हैं, प्लायोसीन युग भी बोलते हैं। इस युग में क्या होता है, इस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। देखिए अगर आपसे पूछ सकता है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, तो लिख देंगे सीनोजोइक महाकल्प या फिर प्लायोसीन युग में। अब देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर मानव की कौन सी श्रेणी पाई जाती है, पृथ्वी पर मानव की कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो क्या होता है होमो हैबिलस। अगर पूछता है तो क्या लिख बोलेंगे हम लोग, होमो हैबिलस पाई जाती है। अब देखिए कहां के मानव से अग्नि के आविष्कार का पता चलता है, अगर कहां के मानव से अग्नि के आविष्कार का पता चलता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो वो कहां से, जावा के कौन से मानव थे, कपि मानव से। जावा के कपि मानव से क्या होता है, अग्नि के आविष्कार का क्या करता है, पता चलता है। अब आता रहता है नरभक्षिता के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, नरभक्षिता के जो प्रमाण कहां से होते हैं, पेकिंग मानव से। कहां से, पेकिंग मानव से। लिखा है कि वृक्षों की खाल के वस्त्रों के रूप में कहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं, वृक्षों की खाल के वस्त्रों के रूप में कहां से प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो इसको बोलते हैं कि निएंडरथल। कहां से करते हैं, निएंडरथल से। अब अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य की सबसे बुद्धिमान प्रजाति कौन सी है। अगर आपसे पूछ देता है कि मनुष्य की सबसे बुद्धिमान प्रजाति पाई तो होमो सेपियंस, वो कौन सी थी, होमो सेपियंस। मनुष्य की क्या थी, सबसे बुद्धिमान प्रजाति थी। अब आ जाते हैं हम लोग पाषाण काल। पाषाण में होता है पत्थर युग। देखिए पाषाण युग तो पत्थरों के युग में, तो पाषाण काल को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला कौन सा, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो बीच वाला टाइम था उसको क्या गया, मध्य का पाषाण काल। और जो नव पाषाण काल, जो नया आधुनिक जिसको बोलते हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल में क्या होता है, 3 प्रकार का, निम्न था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। पाषाण युग से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इतिहास का एक ऐसा युग जिसमें क्या होता है, पत्थरों से बने हथियार का प्रयोग होता था। पाषाण युग में देखिए पाषाण में होता पत्थर, युग में काल, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। तो इसमें क्या होगा, जब पाषाण काल है तो उसमें क्या, पत्थर के ही हथियारों का युग प्रयोग किया गया है। तो लिखा है, इसीलिए कहा है इतिहास का एक ऐसा युग जिसमें क्या किया गया, पत्थरों से बने हथियार का क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बता, आद्य प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है, आद्य प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए इस काल का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर इसे पढ़ा जा सकता है। ये जो आद्य प्रागैतिहासिक काल है उसका क्या है, इस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर इसे क्या है, इसे पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि पाषाण काल में मानव के जीवन का आधार क्या था। जो पाषाण काल में था वो मानव के जीवन का क्या आधार था, किस हिसाब से वो जीते थे, उनका क्या आधार था। तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे पाषाण काल के लोग, शिकार करते थे। शिकार करके क्या किया करते थे वो लोग, अपने जीवन का क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। तो पहिए का आविष्कार किसमें हुआ था, नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। और अग्नि का पूछेगा, अग्नि का आविष्कार कब हुआ था, किस युग में। तो अग्नि का जो आविष्कार किसमें हुआ था, पूरा पाषाण काल में। किसमें, पूरा पाषाण काल में। अब देखिए अगर आपसे पूछ देता है कि स्थायी निवास की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो स्थायी निवास की जो उत्पत्ति हुई नव पाषाण काल में हुई। यही से क्या हो गया है, नव पाषाण काल में जब कृषि ऋषि होने लगा। अब देखिए सर्वप्रथम किस काल में हथियार का आविष्कार किया गया। तो देखिए पूछा है कि सर्वप्रथम किस काल में हथियार का आविष्कार किया गया। तो अगर आपसे पूछा है सर्वप्रथम किस काल में, तो क्या था, पूरा पाषाण काल में। और अगर पूछा गया कि पहला हथियार कौन सा था, तो वो था कुल्हाड़ी। अगर पहला हथियार जो यूज किया गया था वो क्या किया गया था, कुल्हाड़ी। और क्वेश्चन आपका बनता है मनुष्य की सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया। अगर धातु अगर आपसे पूछा था क्या कौन सी धातु का प्रयोग किया था, उन्होंने तांबा का। किस चीज का, तांबा का। अब देखिए अगर आपसे पूछ देता है कि सप्त संध्याओं का क्या तात्पर्य है, तो सप्त संध्याओं का तात्पर्य क्या होता है। देखिए सप्त मतलब होता है 7 और संध्या में होता है नदियां। देखिए सप्तमी से होता है सप्त प्लस सैंधव, तो सप्तमी से होता है 7 और सैंधव में होता है नदियां। देखिए सप्त संध्याओं का तात्पर्य 7 नदियों से है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ देता है हड़प्पा के खोजकर्ता कब, कहां और कौन थे। हड़प्पा के खोजकर्ता कब, कहां और कौन थे। देखिए हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी थे। ने किस समय किया था, 1921 ईस्वी में। और तथा पश्चिम पाकिस्तान में। लिखा है मांड गोमरा जिले में। वो कहां से है, देखिए हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे। और इसका आविष्कार कब किया गया था,
1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तथा ये जो जगह है कि कहाँ है, लिखा है ना कहाँ और कौन है, तो पश्चिमी पाकिस्तान में ये जगह है और जिसका क्या है, मांडगोमरा जिला है, मांडगोमरा जिला में है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन थे? देखिए मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? राखाल दास बनर्जी थे। कौन? राखाल दास बनर्जी ने सन कितने 1922 में किया था इसकी खोज, जो क्या है सिंध पूर्वी पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कौन से? सिंध पूर्वी पाकिस्तान के किस जिले में? लरकाना जिले में है। अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा साम्राज्य की राजधानी किसने बताया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा साम्राज्य की राजधानी किसने बताया? तो इसकी राजधानी किसने बताया था? पिगट ने। किसने बताया था? पिगट ने। अब अगला क्वेश्चन बनता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? तो हड़प्पा से देखिए मोहन जैसे देखिए ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदड़ो है, इनके जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 540 किलोमीटर है। कितना है? 540 किलोमीटर है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक अगर आपसे पूछता है तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो क्या थे? मता सर्वेक्षिक जनरल डायरेक्टर भी थे। मता सर्वेक्षिक जनरल डायरेक्टर भी थे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारतीय पुरातत्व के प्रथम सर्वेक्षक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। ये देखिए ये भारतीय पुरातत्व के जनक है और इसमें क्या? भारतीय पुरातत्व के प्रथम सर्वेक्षक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अब देखिए सप्त संधियों में बहने वाली 7 नदियों के नाम। तो जो देखिए सप्तमी से 7 संधियों नदियां, तो सप्त संधियों में जो बहने वाली 7 नदियां थी, पहली थी रावी, सिंधु, घग्गर, हिंडन, मादरी, सतलज और भोगवा। ये क्या थी? 7 नदियां थी। अगला क्वेश्चन बनता है आपका हड़प्पा मोहन किस प्रकार का है और इसका फैलाव किस प्रकार है? तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। किस प्रकार का है? देखिए त्रिभुजाकार है और इसका जो फैलाव है ये कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। किसका? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है और इसका जो फैलाव है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। और आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे? ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा आता है, तो ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मिठाई के रूप में शहद का यूज करते थे। किस चीज का? शहद का यूज करते थे। और आपका बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी सत्तात्मक थी? अगर आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सत्तात्मक थी, तो वो क्या थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया था? चित्राक्षर। किस चीज का? देखिए चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी फसलों के बारे में बताया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की? 9 प्रकार की फसलों के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की फसलों के बारे में। और क्वेश्चन बताया सिंधु घाटी के लोग शवों का विसर्जन किस प्रकार करते थे? तो ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी के शवों का विसर्जन 3 प्रकार से करते थे। क्या करते थे? पहला पूर्ण रूप से उनको दफना करके, वो क्या कहते हैं? आंशिक दफनाने का मतलब कुछ भाग दिखाई देता था और कुछ भाग क्या था? ढका हुआ रहता था। और तीसरा क्या करते थे? उनको जला करके। 30 प्रकार से। अब देखिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिंधु घाटी के मानव के कारखाने और चूड़ियां बनाने का कार्य कहां से मिलता है? सिंधु घाटी के क्या मानव के कारखाने और चूड़ियां बनाने का जो कार्य होता है वो कहा था कालीबंगा से मिलता है। यहीं पर क्या है? कालीबंगा से हमको चूड़ियां मिली थी, इसलिए यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है कि ये कहां से मिलता है? कालीबंगा से। और क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो देखिए वही जब जुताई हुआ था तो लोथल और तथा कालीबंगा से, ये दोनों जगह क्या होते हैं? तो जुताई हुए खेतों का वो मिले थे, प्रमाण मिलता है। और पूछा सिंधु घाटी में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए सिंधु घाटी में सबसे बड़ी अगर इमारत बोलता है तो क्या है? आपका बृहद अन्नागार है। अन्नागार याद रखिएगा, स्नानागार नहीं, बृहद अन्नागार। अब देखिए लिखा है कि स्वास्तिक चिन्ह पहली बार किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो स्वास्तिक चिन्ह जो मिले थे वो कहां से मिले थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। देखिए सैपतव सभ्यता में सबसे पहले किस जानवर का प्रमाण किया होता? सैपतव क्या होता है? संधैव सभ्यता।
जो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस जानवर का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा जानवर था? कुबड़ वाले सांड। जो सांड होते थे उनको क्या थे? कुबड़ निकले हुए थे। मतलब जो सांड थे उनके क्या थे? इसे प्रकार के क्या थे? कुबड़, जिसको डिल बोलते हैं, ये निकले हुए थे, वो क्या थे? उस प्रकार के सांड मिलते थे। और देखिए सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं थे वो हड़प्पा और कहाँ से मिलती थी? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.3 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या था? तो उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। अब देखिए हृदय की तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं? तो हृदय की तीव्रता को स्टेथोस्कोप से। ठीक है, हृदय की तीव्रता स्टेथोस्कोप से। अब देखिए ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फैगोमैनोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं? तो उसका स्फैगोमैनोमीटर होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के जो शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिलीमीटर पारा mg में होता है। ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे? क्वेश्चन पूछ देगा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्र। किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र। अब देखिए सिंधु सभ्यता से सबसे अधिक मोहर प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मोहर कहां से थे? देखिए एक श्रृंगी मोहर प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहर क्या हुआ? एक श्रृंगी मोहर प्राप्त हुआ था। अब पूछेगा क्वेश्चन पूछ सकता है कपास उगाने का श्रेय सर्वप्रथम किस सभ्यता को जाता है? तो किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए सिंधु का ही नाम क्या था? मेलुहा भी था। मेलुहा सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम भी था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या भुजबंद मिला था, कर्णफूल मिला था और कंठमाला और करधनी, ये 4 प्रकार के क्या हुए थे? आभूषण मिले थे। क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त विशिष्ट सार्वजनिक स्थल इमारत क्या है? अगर सार्वजनिक स्थल पूछता है तो आपसे क्या होगा? स्नानागार। ये क्या है? देखिए ये देखिए अगर सबसे बड़ा अगर पूछता है, सबसे बड़ी इमारत है तो वो क्या है? अन्नागार है। लेकिन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त विशिष्ट सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल हो तो वो क्या है? स्नानागार है। ये यहाँ पर ज्यादा लोग क्या करते हैं? घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल क्या था? जौ और क्या था? गेहूं था। और आपसे पूछ सकता है कि देखिए ग्रिड पत्थर का क्या महत्व है? जो ग्रिड पत्थर होता है उसका क्या महत्व है सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पत्थर का क्या महत्व था? तो देखिए ग्रिड पत्थर का मतलब होता है सड़कें तथा दूसरे समकोण पर काटती हूँ। तो ग्रिड पत्थर का मतलब होता है, देखिए ग्रिड का मतलब जो होता है मतलब सड़कें होता है। देखिए और जो क्या था एक दूसरे के क्या हो? समकोण पर क्या करती हूँ? काटती थी। ग्रिड पत्थर मतलब सड़कों से था और ये क्या थे? ये एक दूसरे क्या करते थे? समकोण। समकोण मतलब होता है, देखिए समकोण का मतलब होता है कि 90 अंश पे, ये जो होता है 90 अंश, तो ये क्या होता है आपका? समकोण। मतलब ऐसे आई और ऐसे घूम गई तो ये क्या हो? 90 अंश पे काटती थी। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिक मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिक या सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? वो क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पासा खेलते थे। ठीक है, जिसको चौपड़ बोला जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? शिकार करना, मछली पकड़ना और पासा खेलना। सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या था? ये मनोरंजन का काम था। अब हम आ जाते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए अगर आपसे पूछ देता है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, तो देखिए मेसोपोटामिया का मूल रूप से जो होता है तो 2 चीजों से मिलकर बड़ा है। देखिए मेसो प्लस पोटामिया। मेसो का मतलब होता है मध्य। मेसो का मतलब क्या होता है? मध्य। जैसे देखिए ये बिंदु हो गया, ये बिंदु, इसके बीच का जो होगा ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा? मेसो का मतलब ये जो बीच का पॉइंट है मध्य। ठीक है। अब पोटामिया, पोटामिया का मतलब होता है नदियां। पोटामिया का अर्थ नदी से है, अर्थात 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसो मतलब के बीच और पोटामिया मतलब नदी। तो कहने मतलब देखिए अगर ये नदी एक हो गई, दूसरी नदी ये हो गई, इन दोनों का जो बीच वाला जो मध्य क्षेत्र होगा वो क्या होगा? मेसोपोटामिया। तो वही ना, अर्थात 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र हो वो क्या है? मेसोपोटामिया। अब अगर अगला क्वेश्चन बनता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों से पली बढ़ी और विकसित हुई है? तो देखिए
मेसोपोटामिया जो था दजला और फरात, देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दजला और फरात नदियों से पली बढ़ी और विकसित हुई थी। यहाँ पर क्या है, दो नदियां हैं दजला और फरात, वहीं से क्या हुआ है, मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या हुआ, आविष्कार हुआ है या फिर पली बढ़ी हुई है। अगर आपसे पूछ सकता है कि दजला फरात नदी घाटियों पर किस प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ, तो देखिए दजला फरात की नदी के मुहाने में, जो मुहाने पर आता है, जहां से मुहाने पर आता था वहां पर किस सभ्यता का हुआ था, सुमेरिया का, और मध्य में जो हुआ था उसका बेबीलोन का, और उत्तर में कौन सी सभ्यता का, असीरियन सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का, असीरियन सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मेसोपोटामिया के प्रमुख औद्योगिक वाणिज्य नगर कौन से थे, मेसोपोटामिया के प्रमुख औद्योगिक वाणिज्य नगर कौन से थे, तो इस सभ्यता को औद्योगिक वाणिज्य नगर कौन सा था, एरेक, एरिड, लगास और कौन सा था, उर था। देखिए एरेक, एरिड, लगास और उर प्रमुख थे। कौन से थे, मेसोपोटामिया प्रमुख औद्योगिक वाणिज्य नगर। और आपसे पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था और यहाँ के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, तो ध्यान रखिएगा इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर वो कौन सा था, उर था। उर मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे बड़ा क्या था, शहर था, और यहाँ क्या था, चंद्रमा की पूजा की जाती थी। किसकी, चंद्रमा की पूजा की जाती थी, जिससे क्या कहते हैं, नाभार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या कहते थे, चंद्रमा की पूजा की जाती थी और सबसे बड़ा शहर उर था, और नाभार के रूप में क्या किया जाता था, उसके जाना जाता था। अब आपसे पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिर को क्या कहा जाता है, तो यहां पर देखिए इसके जो देव मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। इस मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगुरत के नाम से जाना जाता था। और देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख लिपि कौन सी थी, तो देखिए इसकी जो लिपि थी, प्रमुख लिपि, वो कौन सी थी, कीलाकार लिपि थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे प्रमुख लिपि कीलाकार लिपि थी। और देखिए किस सभ्यता के लोगों का गणित एवं बीजगणित का ज्ञान था, तो ध्यान रखिएगा किस सभ्यता के, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों को क्या था, गणित और बीजगणित लोगों का, इस सब चीजों का ज्ञान था। अब देखिए क्वेश्चन बनता है किस सभ्यता के लोगों को एक वर्ष को 12 माह बताया या 360, किस सभ्यता के लोगों ने, अगर यह भी पूछ सकता है कि जैसे एक वर्ष आता है तो उसको 12 माह या 360 दिन किस सभ्यता के लोगों ने बताया था, तो यह किससे बताया था, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने बताया था। कौन से बताया था, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने ही बताया था। अब देखिए नान्नार का मंदिर कहाँ का अनुपम उदाहरण है, तो अब देखिए नान्नार का जो मंदिर है वो कहाँ था, सुमेरिया सभ्यता का। नान्नार का अगर पूछ देता क्वेश्चन कि नान्नार का मंदिर कहाँ का अनुपम उदाहरण है, तो वो कौन सी सभ्यता का था, सुमेरिया का। नान्नार का जो मंदिर था सुमेरिया का अनुपम उदाहरण है। अब अगर आपसे पूछ सकता है कि बेबीलोन का, अगला क्वेश्चन कि बेबीलोन का सबसे शक्तिशाली शासक, तो बेबीलोन का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, हम्बुरावी था। कौन था, हम्बुरावी। बेबीलोन का सबसे शक्तिशाली शासक हम्बुरावी। अब विश्व का प्रथम कानून निर्माता कौन है, तो ये भी ध्यान रखिए, अगर आप विश्व का प्रथम कानून निर्माता भी कौन था, हम्बुरावी था। इसी ने विश्व का प्रथम कानून बनाया था। और देखिए क्वेश्चन बनता है कि खगोल विधा की माता का संबंध किस सभ्यता से है, तो देखिए खगोल विधा की माता का जो संबंध है वो कौन सी सभ्यता से, बेबीलोन की सभ्यता से है। ठीक। अब देखिए दशमलव प्रणाली से किस सभ्यता के लोग प्रचलित थे, देखिए दशमलव प्रणाली से कौन से, बेबीलोन सभ्यता के लोग प्रचलित थे। किसके, बेबीलोन के। देखिए पंचांग निर्माता किस सभ्यता के लोगों ने है, तो देखिए पंचांग के भी निर्माता कहां से मिलता है, बेबीलोन से ही मिलता है। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता यहां से पढ़ते हैं। देखिए मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है, यह किसका कथन है, मिस्र की जो सभ्यता थी वो नील नदी का वरदान है। किस नदी का, नील नदी का वरदान है। यह किसने कहा था, तो इसको किसने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था। किसने कहा था, हेरोडोटस ने। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है, वरदान नहीं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना कि मिस्र की सभ्यता नील नदी का अगर वरदान है, ये किसने कहा, तो हेरोडोटस ने कहा। और दूसरा, मिस्र की सभ्यता नील नदी की जो देन है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था सेबाइन ने। किसने, सेबाइन ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी का उपहार है, ये इसको किसने कहा था, इसको कहा था सखाराम देसाई ने। किसको कहा था, सुखाराम देसाई ने इसको कहा था। देखिए बाढ़ के आने से मृदा उपजाऊ हो जाती है, अगर बाढ़ के आने से मृदा उपजाऊ भी हो जाती है, नोट है। अगर बाढ़ आ गई तो मृदा का जो, देखिए ये कहने का मतलब है कि जब अगर बाढ़ आ जाती है खूब, तो जो मिट्टी होती है, मृदा मतलब मिट्टी क्या होती है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो ये इस चीज से होता है।
देखिए पिरामिड युग किस सभ्यता की देन है? कौन सा युग? पिरामिड युग। तो अगर पूछता है तो पिरामिड युग किसकी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता की देन है। उसी समय पिरामिड, देखिए उसी समय क्या गया, पिरामिड बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि मिस्र की सभ्यता किसकी सत्तात्मक थी? देखिए मिस्र की जो सभ्यता थी वो कौन सी सत्तात्मक थी? मातृसत्तात्मक थी। मिस्र की सभ्यता भी मातृसत्तात्मक थी। देखिए मिस्र के राजाओं को किस नाम से जानते थे? तो जो मिस्र के राजा थे उनको किस नाम से जानते थे? फराओ। किस नाम से? फराओ। ठीक है। मिस्र के जो देवता थे वो कौन से थे? सूर्य थे। मिस्र के जो देवता होते थे वो सूर्य थे। इनको किस किस नाम से जाना जाता था? देखिए इनको रो भी बुलाया जाता है, रे भी बुलाया जाता था, रा भी बुलाया जाता था। इसी नामों से जाना जाता था। देखिए कहने का मतलब है कि रो रे रा, कहने का मतलब जैसे हम ही लोग अपने देश में हैं, तो जैसे हम लोगों को अगर कहीं किसी जगह पे क्या होता है कि हम लोग यहीं पे बोलते हैं जातानी रे, लेकिन अगर ये क्या है, भोजपुरी है, हिंदी में और क्या हालचाल है, तो भाषा ही बदल जाता है ना। तो वही सभ्यता के में वहां के लोग क्या करते थे, कुछ लोग रो के नाम से बुलाते थे, कुछ लोग रे के नाम से बुलाते थे, कुछ लोग रा के बुलाते थे। वो लेकिन थे कौन से? सूर्य को ही। ठीक। और देखिए लिखा है कि सारू नामक मंत्री परिषद किस सभ्यता की देन है? सारू नामक वो किसकी है? मिस्र की सभ्यता की। सारू नामक, कौन सा नामक? सारू नामक मंत्री परिषद किस सभ्यता की देन है? तो वो मिस्र की सभ्यता है। और मिस्र सभ्यता में ओरसिस का क्या महत्व है? मिस्र सभ्यता में किसका? ओरसिस का महत्व क्या है? तो देखिए ओरसिस क्या थे? उसके प्रमुख क्या थे? देवता थे। ओरसिस जो थे मिस्र के क्या थे? प्रमुख देवता थे। इनको नील नदी का, किसका? नील नदी का क्या बोला जाता था? देवता भी कहा जाता था। इसको ओरसिस जो थे नील क्या थे? प्रमुख देवता थे, और इनको नील नदी का प्रमुख देवता भी कहा जाता था। देखिए अबू सिंबल का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस सभ्यता की देन है? देखिए अबू सिंबल, कौन सा? अबू सिंबल किसकी है? मिस्र की सभ्यता। किसकी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की देन है। और क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए अबू सिंबल मंदिर विश्व प्रसिद्ध क्यों है? अगर ये मंदिर है तो विश्व प्रसिद्ध क्यों है? देखिए देखिए इस मंदिर में मूर्ति को, जो मूर्ति है को एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। इसकी जो मूर्ति है उसको क्या है? एक ही पत्थर को काट करके एक ही जो पत्थर था उसी को काट करके क्या किया बनाया गया है। और इस मूर्ति का जो चेहरा है इंसान का, और बाकी शरीर शेर का है। इसका जो चेहरा है, चेहरा किसका है? इंसान का है। और जो पूरी शरीर है वो किस चीज का है? शेर का है। इसलिए इसको क्या कहता है? अबू सिंबल मंदिर है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि मिस्र सभ्यता में स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? देखिए स्थापत्य कला का प्रमुख जो उदाहरण था वो क्या था? गीजा का क्या है आपका? पिरामिड है। वो कला को आपको दिखाता है। देखिए सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? अगर आपसे पूछ भी देगा कि सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, वो क्या है? गीजा का पिरामिड है, जो क्या है? 112 मीटर लंबा है। कितना? 112 मीटर लंबा, और क्या है? 70 मीटर क्या है? 70 मीटर चौड़ा है। ये बनता है। और आपसे पूछ सकता है कि गीजा के पिरामिड का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, गीजा का जो पिरामिड है इसका जो आविष्कार है मिस्र के सम्राट सियोफ द्वारा 2650 ईस्वी पूर्व में। मिस्र के सम्राट सियोफ द्वारा 2650 ईस्वी पूर्व में कराया गया। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मिस्र की सभ्यता में मूर्ति कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? देखिए मिस्र की सभ्यता में मूर्ति कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो देखिए स्फिंक्स की मूर्ति, यह गीजा के समीप काहिरा में स्थित है। देखिए कहां से? स्फिंक्स की मूर्ति, यह कहां पर? गीजा के समीप, कहां पर? काहिरा में स्थित है। और देखिए मिस्र के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो देखिए मिस्र के लोग मनोरंजन के लिए दंगल प्रतियोगिता करते थे, मछली पकड़ते थे, पासा खेलते थे, और क्या करते थे? शिकार करते थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि मिस्र की सभ्यता को सर्वप्रथम किस विद्वान ने शिलालेख पर उत्कृष्ट लेखों को पढ़ा? तो इसका क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देना है। देखिए क्या है कि मिस्र की सभ्यता को सर्वप्रथम किस विद्वान ने शिलालेख पर उत्कृष्ट लेखों के द्वारा पढ़ा था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट करके। ठीक है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। और इस प्रश्न का उत्तर भी दे कि मिस्र की सभ्यता को सर्वप्रथम किस विद्वान ने शिलालेख पर उत्कृष्ट लेखों को पढ़ा। थैंक्स दोस्तों। इसके बाद हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कैसा आप लोगों का मेरा वीडियो लगा, कमेंट करके बताएं दोस्तों। यदि पसंद आया तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स।